दगड़ियों, वर्ष 23 की बात है। देश के प्रधानमंत्री जी को अचानक विचार आया, ज्ञान आया। उन्होंने संसद का विशेष सत्र बुलाया। अब प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो विशेष सत्र तो बैठ ही जाएगा। और उस विशेष सत्र में गाजे बाजे के साथ कहा गया कि महिलाओं को 33% का आरक्षण विधानसभाओं, लोकसभाओं में देने के लिए हम प्रस्ताव लाए हैं। और बहुत बड़े ध्वनि मत से सभी ने महिला आरक्षण का स्वागत किया। और उस आरक्षण बिल में शर्त जोड़ दी गई कि अभी परिसीमन नहीं हुआ है, जनगणना नहीं हुई है, इसलिए अभी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। परिसीमन, जनगणना का कार्य पूर्ण होने के बाद यह आरक्षण लागू किया जाएगा। बहुत से सवाल उठे कि आज की ही स्थिति में यह आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता। खैर, वर्ष 26 यानी कि 3 साल बाद फिर देश के प्रधानमंत्री को ज्ञान हुआ। वो ज्ञान निकलता कहां से, ये बात तो शोध का विषय हो सकता है और शोधार्थियों को शोध करना चाहिए। और ज्ञान आया तो फिर विशेष सत्र संसद का बैठा दिया गया। पता चला कि महिलाओं के नाम पर जो आरक्षण पूर्व में दिया जा चुका है, उसी दिए हुए में बहुत बड़ा हेरफेर मोदी जी चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। कैसा हेरफेर? वे कहते हैं कि परिसीमन अपने आप रहता है, जनगणना अपने आप रहती है, महिलाओं की संख्या संसद में बढ़ाने के लिए संसद में सदस्यों की संख्या 800 के पार करनी होगी। जब यह संवाद सामने आया तो पूरा देश हक्का बक्का था, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी वालों को छोड़कर। कि आखिर आप ये करना क्या चाहते हैं, आप कह क्या रहे हैं? बहुत से सवाल उठे, बहुत सारे संगीन सवाल भी उठे। सबसे पहले सवाल तो साउथ से आने ही थे कि हमने तो फैमिली प्लानिंग का जो संदेश दिया गया था उसका अक्षरशः पालन किया है, हमारे यहां तो आबादी घटी है। और यदि आप कहते हैं कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर हमें संसद में सीटें बढ़ानी है, तो ये तो बहुत बड़ी विकृति इस देश के अंदर आ जाएगी। और सुधी लोगों ने, जो एकेडमिक क्षेत्र के लोगों ने कहा, ये तो देश को तोड़ने वाली बात हो जाएगी। अगर देश को तोड़ने से बचाना है तो इस बिल के खिलाफ जाना ही होगा। और भी बहुत सी कमियां थी। अभी आपका 2011 के बाद से लेकर अब तक आपने जनगणना नहीं कराई है, आपके पास भवन गणना भी नहीं है, परिसीमन के नाम पर भी आपने कोई गुणा, भाग, जोड़, घटाव नहीं किया है। और इस सब के ना होते हुए भी आप संसद में सीटें बढ़ाना चाहते हैं। अब लाभ किसको होगा? लाभ उन क्षेत्रों को होगा जिन्होंने बेतहाशा आबादी बढ़ाई हुई है। अब मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड में यह लाभ मैदानी क्षेत्र को जाएगा, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में तो आबादी घटी है। इसी प्रकार देश के अन्य हिस्से भी, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां आबादी नहीं बढ़ी या जहां से पलायन हुआ है, वहां इसका लाभ नहीं हो रहा था। दगड़ियों, सुधी देश ने समझा, जाना और मोदी जी का यह बिल, या यूं कहें कि मोदी सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक पहला बिल था जो औंधे मुंह लुढ़क गया। और लुढ़कना ही था, क्योंकि इसके पीछे जो षड्यंत्र था वह अपनी पार्टी को सत्ता में बनाए रखने का जबरदस्त खेल था। क्योंकि जो अन्य सीटें बढ़ती, वो बढ़ाने का काम आपके हाथ में होता और आप उन्हीं क्षेत्रों में आबादी के हिसाब से अपनी सीटें बढ़ाते जहां आपका अपना आधार था। और ये साजिश देश ने समझी, विपक्ष ने समझी, और विपक्ष ने देश को टूटने से बचा लिया। इधर उत्तराखंड में धामी जी की सरकार 10वां साल पूरा करने जा रही है और इस सरकार ने विकास के नाम पर व को भी नहीं छुआ है।
अगर आज धामी जी बैठ जाएं और उनसे पूछा जाए कि आप बताइए जल जंगल जमीन जीवन के क्षेत्र में आपने क्या काम किया, उनके पास जवाब शून्य होगा। आप उनसे पूछ लीजिए सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उनका जवाब शून्य होगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपकी क्या उपलब्धियां हैं, जवाब शून्य होगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में आपने कौन सी उपलब्धि हासिल की है, तो जवाब शून्य होगा। आप उनसे पूछ लीजिए कि रोजगार सृजन के क्षेत्र में आपकी उपलब्धियां क्या हैं, तो जवाब शून्य होगा। यदि आप धामी जी की उपलब्धियों को गिनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो फिर आपको चश्मा बदलना होगा। धामी जी की जो उपलब्धियां रही हैं वो हिंदू और मुसलमान रही है, और धामी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है अपनी ही पार्टी में अपने विरोधियों को खत्म करने की उपलब्धि। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर धामी जी का विरोधी कोई नहीं है, और ये इस क्षेत्र में वो कुशल राजनीतिक माने जा सकते हैं, जैसा कि कांग्रेस में हरीश रावत जी। इस स्थिति में जब धामी जी के पास बताने के लिए कि उन्होंने जनता के हित में क्या विकास के कार्य किए हैं, कोई उपलब्धि नहीं। यहां एक टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा लकवाग्रस्त जैसा विपक्ष उनके सामने है। ये शायद उनके फूल कर कुप्पा होने के लिए बहुत कुछ है। और इसी स्थिति में धामी जी को आदेश हुआ कि आप अपने प्रांत में कैसे भी कीजिए, जो महिला बिल गिरा है उसमें विपक्ष को लपेटिए। आपने विधानसभा का सत्र बुला लिया और एक निंदा प्रस्ताव पास करने में आप कामयाब हो गए। अब यहीं से एक सवाल उठता है, महिलाओं के वोट को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपने कौन कौन सी शरारतें नहीं की। अंकिता भंडारी का मामला प्रदेश में चल रहा है और सब जानते हैं, आप खुली किताब की तरह है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, आरएसएस की ओर से, भारतीय जनता पार्टी के अन्य घटक संगठनों की ओर से क्या कभी भी एक शब्द भी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनकी जुबान से बाहर निकला? नहीं निकला, नहीं निकल सकता है। अंकिता भंडारी तो एक जलता हुआ प्रकरण है और वो बहुत सलीके से आपको सबक सिखाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है कि विधानसभा का सत्र बुलाकर निंदा प्रस्ताव पास करके महिलाओं का वोट एक तरफा आपकी तरफ आ जाएगा, तो आप गलती कर रहे हैं। कि बिहार की तरह महिलाओं के खातों में थोड़ा बहुत अक्षत डालने में भी आप पीछे नहीं हटेंगे। ये डर है हमको, पूरे उत्तराखंड ये डरा हुआ है। लेकिन बावजूद इसके महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगे कि अंकिता भंडारी के मामले में आपकी जुबान सिली सी क्यों है। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि उनके नौनिहालों के रोजगार को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि उनके गांव का स्कूल बंद क्यों हो गया है। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि उनके गांव की सड़क चलने लायक भी क्यों नहीं है। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि जो महंगाई इतनी तेजी से बढ़ गई है उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि जो वन पंचायत हमें स्वामित्व के रूप में मिली थी और जिस वन पंचायत को वन विभाग को सौंपने का षड्यंत्र आप ही की जैसी सरकारें करती रही हैं, उन वन पंचायतों में हमारे स्वामित्व को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी धामी जी कि जो हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को बाघ घर से उठाकर, गोद से उठाकर, चूल्हे से उठाकर ले जा रहा है, खा दे रहा है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि ये बंदर भालू इनको रोकने का उपाय आपका क्या। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी छुट्टा जानवर जो आपकी ही वजह से छुट्टे हैं उनका क्या इलाज आपने किया है। महिलाएं आपसे सवाल पूछेंगी कि तेजी से बिगड़ रही हमारी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए आपने क्या किया है। आप आइए तो सही जनता के बीच में और देखेंगे आप कि वो सारे सवाल आपसे पूछे जाने हैं जो इन 10 सालों में उपजे हैं। धामी जी, आप बहुत चालाक किस्म के नेता हैं और ऐसा चालाक होना चाहिए। आपने अपने अंदर के सारे विरोधियों को खत्म कर दिया है और तो और
उत्तराखंड जो सामाजिक आंदोलन की जमीन के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है, उसमें सामाजिक आंदोलनों को रोकने के बहुत अच्छे अच्छे प्रयास आपने किए। धन जी, आप जानते थे कि आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में वजूद में नहीं है, और आम आदमी पार्टी ने वोट काटकर जो लाभ आपकी पार्टी को पहुंचाया था वो कैसे आए? तो आपने छद्म आंदोलनकारियों को पैदा करके वोट काटने का जुगाड़ कर लिया है। तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है। और एक दो छोटे छोटे संगठन जिनका अभी सिर पैर भी नहीं है, वे धीरे धीरे ताकत में अगर आ रहे हैं तो सब देख रहे हैं कि उसके पीछे दिमाग आप ही का काम कर रहा है। खैर धामी जी, पहाड़ कभी किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखता, इस बात का ख्याल रखिएगा।